Let's start with our reading. Classical. Okay. Is there a relationship between the potential difference across the conductor and the current through it? ठीक है, तो they're just asking a simple question कि potential difference हमने करा था. Potential difference हमने क्या करा था कि दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, दोनों एंड्स के ऑफ अ कंडक्टर there is a difference in the electric potential which is known as the potential difference. This is the reason because of which कोई भी करंट एक कंडक्टर में फ्लो करता है. There is a potential difference due to which current will flow through it. But the amount of current, कितना करंट फ्लो करता है, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है या नहीं है, इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी सजेस्ट करी है. वो एक्टिविटी हम देखते हैं वो क्या कर रहा है, एंड उस एक्टिविटी के हमें क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे वो भी हम थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेंगे. सो सेट अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2. सो दिस इज द सर्किट जो हमें बनाना है. ओके, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी? four batteries. These are 4 batteries, 4 different batteries. ये 4 different batteries है. and ये dotted lines क्यों बना रखी है पता है? because वो चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं एक सेल लगाऊं तो कितना करे, तो फिर कितना वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है. उसके बाद अगर मैं 2 सेल लगाऊंगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. 2 सेल लगाऊंगा, सेल क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर मैं 2 सेल लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा. तो बस ये चेक करना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, उससे करंट की रीडिंग पे क्या डिफरेंस आएगा, एंड ऑब्वियसली वोल्टेज की डिफरेंस में क्या डिफरेंस आएगा. बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है एंड करंट में क्या डिफरेंस है. ऑब्वियसली जितने हम सेल्स लगाते जाएंगे उतना V बढ़ता जाएगा. ठीक है, बट उसके A के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो पढ़ते हैं. So set up the circuit as shown in figure 12.2 consisting of a nichrome wire of XY length, say 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium and manganese and iron metals. अब sometimes पेपर में तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइक्रोम क्या होता है, एंड तुम पूरी केमिस्ट्री में ढूंढते रहोगे, तुम्हें पता हमने तो पढ़ा ही नहीं एलॉय कभी. Activity important है. Anything that is written in NCERT can become a question of CBSE because they assume कि आप रट चुके हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. First use only one cell. जैसा हमने डिस्कस करा अभी, पहले वो सिर्फ एक सेल लगाएंगे and the source as the source in the circuit. मतलब पहले सिर्फ एक सेल लगाया as a source in the circuit and take the reading of voltmeter and एमीटर. ठीक है, तो बस ये यही करेंगे कि बेसिकली इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं. ये क्या कर रहे हैं, ये एक एक करके सेल्स बढ़ा रहे हैं एंड कह रहे हैं दोनों की रीडिंग्स बताओ, दोनों की रीडिंग्स बताओ. ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द इक्विपमेंट, वी कैन नॉट शो द रीडिंग्स ऑफ दिस. तो एक्टिविटीज के हम रिजल्ट्स तो नहीं देख सकते, लेकिन व्हाट विल फाइंड आउट इज समथिंग जो हम बहुत सिंपली बता सकते हैं कि ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा. नाउ दिस ग्राफ इज मेंशन्ड एंड दिस ग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ग्राफ क्या दिखा रहा है? अगर करंट को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब जैसे ही मैंने ज्यादा सेल लगाए वैसे ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड जैसे ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है उसी की तरह करंट भी इंक्रीज हो रहा है. नॉट नेसेसरली इन 1:1 रेशियो. 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर वोल्ट एक, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से चेंज होता है, तो हम कह रहे हैं कि जो करंट की रीडिंग है वो भी 1 से ही डिफर करे. ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है कि 1 वोल्ट करंट बढ़े एंड 2 एम्पियर 1 वोल्ट क्या बढ़े पोटेंशियल डिफरेंस एंड 2 एम्पियर करंट बढ़ जाए. ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी प्रोपोर्शन रहेंगे, हर पॉइंट पे वही रहेगा. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between current is denoted by I, and potential difference denoted by V. So this is current and this is potential difference. So there is a direct relationship between the two things. ठीक है, अब ये चीजें मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, पर एक और बार बात कर लेते हैं. डायरेक्ट रिलेशनशिप का सिंपल मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है. ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक डिफरेंट मतलब होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है, भूख की बात करते हैं, खाने की भूख की बात करते हैं. ठीक है, अगर मान लो बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बट आपको पता होना चाहिए. मान लो मैं आपको एक बर्गर देता हूँ, मान लो आप भूखे आए हो बिल्कुल, मैं आपको एक बर्गर देता हूँ. ठीक है,
तो आप कहते हो कि आपका पेट थोड़ा सा भर, ठीक है। मैं एक और बर्गर देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर जब मैंने आपको पहला बर्गर दिया था, तो अब जब मैं अब नेक्स्ट दे रहा हूं, क्या उसकी सेटिस्फैक्शन सेम होगी? मतलब क्या उतना ही पेट भरेगा आपका? वो नहीं। एक और अगर दूंगा तो मे बी अब आपका पेट भरने लगेगा, ठीक है, एंड मे बी उसके नेक्स्ट नहीं खा पाओगे आप। तो इवन दो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, कि मेरी भूख कम होगी जितने ज्यादा मैं बर्गर खाऊं, बट दिस डज नॉट मीन कि अगर मैं एक बर्गर खाऊं तो मेरी भूख उतने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन से कम होगी, बिकॉज भूख इज साइकोलॉजिकल। अगर तुम्हें पता हो तो भूख साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। देयर आर पीपल जिनकी ब्रेन में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है या फिर और नर्व्स में प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें भूख लगती है, विच इज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो भूख नहीं खाते हैं लोग। तो देर क्यों होता है? क्योंकि भूख लगना है साइकोलॉजिकल, दैट इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू नीड टू नरिश योरसेल्फ, यू नीड टू ईट समथिंग। सो दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फूड यू ईट। तो हम सिंपली इसमें क्या कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर बारिश होगी तो मेरे घर के आगे पानी भरेगा, ठीक है। दिस डज नॉट मीन कि अगर बहुत बारिश होगी तो मेरा पूरा घर ही पानी से भर जाएगा और मैं स्विमिंग करूंगा अंदर, नहीं होता ऐसा। कभी हुआ ऐसा? कितनी बारिश हो गई, 3 दिन लगातार बारिश हो गई, मसूरी में 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, घर तो नहीं भर जाते पानी से, ड्रेन हो जाता है पर थोड़ा तो भर जाता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में कि मतलब बारिश हुई तो पानी भरेगा, बट सेम अमाउंट से नहीं भरेगा जितनी बारिश हो रही है डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, नोटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एंड इन द सेम क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, इन द सेम रेशियो बढ़ेगा, नॉट एग्जैक्टली क्वांटिटी, इन द सेम रेशियो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बर्गर वाली बात करते हैं। अब अगर आपको मैं बर्गर जितने ज्यादा दे जा रहा था, उससे आपकी भूख तो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कम नहीं हो रही थी, लेकिन विद एवरी बर्गर आई गिव यू, आई एम फॉर एग्जांपल चार्जिंग यू ₹10 फॉर पर बर्गर, ठीक है, तो आपको हर चीज, हर बर्गर के लिए ₹10 ही देने पड़ रहे हैं। वो रेशियो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप मेरे से 8th बर्गर लो या 9th बर्गर लो, मैं सबके लिए ₹10 ही चार्ज करूंगा, तब मिलते ₹10, ठीक है, ऐसे मत देख, ठीक है। मैकडी या गुप्ता के बर्गर मिलता है, ठीक है, चुपचाप खा लिया जाके। ऐसे देख रहा है कि 10 के नहीं मिलते, सब खिला रहे हो तो बताओ क्या हो गया। एनीवेज, तो बर्गर की बात छोड़ देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, दुखी मत हो, आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम आपने सबने एक चोकोबार लोगे, ₹10, ये तो आती 10 की, इतनी तो इन्फ्लेशन नहीं हो गई, हाँ, तो एक चोकोबार ले लेते हैं। एक ली तुमने, तुम्हारा मन भर गया एक खाने से, ठीक है, एक और लोगे, चाहे तुम्हारी भूख उतनी खत्म ना हो, तुम्हारा मन उतना ना भरे, लेकिन प्राइस तो 10 ही जाएगा। तो दे आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, मोर द क्वांटिटी मोर द प्राइस, दे आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रेशियो रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, उसका सिंबल यही होता है, बट उसमें हम क्या लिख देते हैं, मान लो ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के है तो ऐसे लिखते हैं, ए अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के तो 1/b लिख देते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी होगी, ठीक है। हम अपने एग्जांपल पे टिकते हैं चोकोबार के। अगर आप मेरे से चोकोबार खरीदते जा रहे हो, ठीक है, मान लो अनुष्का गई दुकान में, ठीक है, दुकान क्या बोलते हैं उसे, ट्रॉली पे, ठीक है, और सबको पार्टी दे रही होगी, सबको चोकोबार देना है, पर एक एक करके खरीद रही है, ठीक है। तो जितनी बार वो खरीदेगी, ठीक है, जितनी बार हो, द नंबर ऑफ टाइम्स शी परचेजेस, उतनी बार मेरे जो क्वांटिटी ऑफ मेरे पास जो है, मैं एज अ सेलर, मान लो मैं ट्रॉली करता हूँ बाद में, साथ में आ जाना, ठीक है, मैं बेचता हूँ, तो मेरी कम होगी, ठीक है, विद एवरी टाइम शी परचेजेस मेरी एक कम होगी, तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आई हैव लेफ्ट एज अ सेलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइसक्रीम शी विल बाय, सिंपल। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन, this is inversely proportional, the word you are looking for is proportional, की proportion same रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। कुछ पूछना है क्या? not exactly alpha, मतलब हाँ हाँ, never thought of it, anyways। तो V और I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये फाइंड करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो मेरा करंट इन अ कंडक्टर है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वहां पे रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड दिस रिलेशन, दिस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब ये तो मुझे दिख रहा है कि दोनों बढ़ रहे हैं, बट मैं अगर रेशियोज निकालूंगा कितने से बढ़ रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट आएगा, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं। लीनियर ग्राफ तो है, देख, एक स्ट्रेट लाइन पे लाए तो कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, वो तो स्ट्रेट लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, लेकिन आप
स्केल से मतलब सही तो है, क्या दिक्कत है? दिस इज 0.2, तो ये क्या है? दिस इज 0.6 and this is 0.2, this is 0.3 and this is 0.8, this is 8 तो है। तो लीनियर तो क्या हुआ बेटा? क्या मतलब? वो 1.4 पे होना चाहिए, 2.8 पे होना चाहिए। 6 क्या हुआ मतलब समझा नहीं मैं। 1.0 प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं वही तो कहा, बेसिकली रेशियो 1 नहीं है, रेशियो इक्वल है पर 1 नहीं है। दिस इज 2:1 रेशियो, कि वो 1 से बढ़ रहा है। अगर वो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 0.2 से बढ़ रहा है एंड ये 0.4 से बढ़ रहा है, तो रेशियो इज 1:2। कांस्टेंट है, हर बार यही हो रहा है। देखो यहाँ से देखो, ये कितने से बढ़ा? 0.4 से 0.6, ये 0.2 से बढ़ा, एंड ये कितने से बढ़ा? 0.2 से 0.3, ये 0.1 से बढ़ा। तो एक 0.1 से बढ़ रहा है एंड एक 0.2 से बढ़ रहा है। अब इसे देखते हैं, 0.3 से 0.4, ये भी 0.1 से बढ़ा, एंड यहाँ से यहाँ तक ये 0.2 से बढ़ा। तो रेशियो कांस्टेंट है, दोनों में ही क्या हो रहा है? 0.2/1 is 2, तो ये 2:1 का रेशियो कांस्टेंट ही चल रहा है। तो मैंने ये कहा था इक्वल रेशियो है, बट जरूरी नहीं है कि वो रेशियो 1 हो। दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी से हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस अ कंडक्टर, उतना ज्यादा ही करंट होगा, ठीक है। इफ वी नो दिस, इससे हमें पता चलता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाया है, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जो भी रेशियो होती है ना। मान लो अगर इसी एग्जांपल को देखते हैं, दिस इज 0.2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी अप्रोक्सीमेट बना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.1, ठीक है, यही आ रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं 0.2 इज इक्वल टू 2 into 0.1 लिख सकता हूं, मैं रेशियो कांस्टेंट है तो मैंने प्रोपोर्शन के साइन को किससे रिप्लेस कर दिया? जो रेशियो है उससे। तो अगर मैं V इज इक्वल टू लगाऊं, ठीक है, V इज इक्वल टू लगाऊं, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा R, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। एंड ये लेटर ऑन इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बुलाते हैं? रेजिस्टेंस। नाउ मैथमेटिकली हमें समझ आ गया कि R कहां से है, लॉजिकली समझते हैं। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, ठीक है। सिंपली मैंने क्या करा कि मैंने 2 टैंक्स लिए, एक में ज्यादा पानी है, एक में कम पानी है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सेम स्पीड, जितनी स्पीड में मैं डिफरेंस क्रिएट करा, उसी से मैं चाहता हूं पानी फ्लो करे, ठीक है। ठीक है, आइडियल केस में ऐसा ही होगा। लेकिन हुआ क्या, जो मैंने कंबाइनिंग पाइप यूज करी, वो पूरी एम्प्टी नहीं थी, ठीक है। उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे, कुछ हिंड्रेंस थी, मतलब कुछ पत्थर फंसे हुए थे मान लो। तो पानी जिस स्पीड से फ्लो करना चाहिए उससे नहीं कर रहा है, तो जो चीज उसे रोक रही है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा है, उसमें रेजिस्टेंस क्या है कि वो करंट के फ्लो को रोक रही है, ठीक है। करंट के फ्लो को रोक रही है। दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, कि क्या मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। दिस थिंग इज नोन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू IR। दिस पार्ट एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ दिस, there is a direct relationship between the V and I. This is known as Ohm's law, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशंस इसमें पढ़ते हैं। So you will find out approximately the same value of V upon I। देखो V upon I हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कांस्टेंट रेशियो है, तो V upon I कांस्टेंट आ रहा है, is obtained in each case. Thus VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. VI is constant, यहाँ तो कांस्टेंट रेशियो। अच्छा, ये बात तुमसे कोई पूछेगा नहीं कभी, लेकिन बिना मैंने बताता हूँ। ओरिजिन पासिंग का मतलब पता है क्या होता है? ओरिजिन पासिंग का मतलब जब वोल्टेज 0 है तब करंट भी 0 ही होगा। ओरिजिन पासिंग का सिंपल मतलब होता है कि ऐसा अगर इंटरसेप्ट बनाए ना, इंटरसेप्ट मतलब होता है ओरिजिन से पास ना करे। मान लो ये XY एक्सिस है, इंटरसेप्ट बनाना मतलब ऐसा कोई ग्राफ हो या फिर ऐसा कोई ग्राफ हो। ओरिजिन पासिंग का मतलब कि जब एक 0 है तो दूसरा भी 0 होगा। तो करंट 0 सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है, एक कंडक्टर में करंट 0 सिर्फ तब हो सकता है जब वोल्टेज भी 0, और किसी केस में, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि 0 0 से पास होने का मतलब क्या है
कि जब वोल्ट 0 है तो करंट भी 0 ही होगा, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप। ओके, आगे in 1827, काफी पहले, a German physicist George Simon Ohm 1787 to 1854 found out the relationship between current flowing in a metallic wire, which is a conductor, and the potential difference across the terminals. The potential difference V across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing in it, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। तो हम देखेंगे अभी कुछ कुछ फैक्टर्स और पे डिपेंड करता है, तो हम अभी अज्यूम कर रहे हैं और सब चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको कुछ चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेकंड में इरेज करता हूं, इनकी जरूरत नहीं है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I and V upon I is a constant, V upon I is a constant which is R, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, resistance। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of the conductor. Now we have the definition of resistance, which is it changes the property of it is the property of the conductor to resist the flow of charges through it, ठीक है। एंड इसी के साथ इसकी दूसरी पार्ट की डेफिनेशन, which is what, अगर आपके पास आ जाए SI यूनिट, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, R is equals to P divided by I। कौन जिसका भी था साइलेंट कर लो, तोड़ दूंगा और मैं। एनीवेज, if the potential difference across the two ends of a conductor, अब ये देखो, ये है define SI unit of resistance, तो उसमें आप लिखोगे SI unit of resistance is ohm, ठीक है। if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। 1 ohm is equals to 1 volt divided by 1 ampere, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। It's obvious from equation 12.7 VI is equals to V upon R that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। तो हमने देखा कि V is equals to IR है, ठीक है, V is equals to IR है, तो जितना ज्यादा, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, करंट और इसके बीच में डायरेक्ट, इसके बीच में डायरेक्ट। अच्छा, I और R की बात करते हैं, अब मैं फॉर्मूला को इसको ऐसे लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, है ना। तो जितना ज्यादा I होगा सेम उतना ज्यादा V होगा, सेम ही बात है वो पहला वाला डायरेक्ट, बट जितना ज्यादा I होगा उतना कम R होगा इनवर्स। देखो, अगर और सब कुछ कांस्टेंट रहे तो I और R के बीच में तो इनवर्स रिलेशनशिप है, V इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, है ना, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो ये चीज याद रखनी है कि किसके बीच में डायरेक्ट है, किसके बीच में इनवर्स है। तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि इफ इन अ कंडक्टर, current carrying conductor, if we increase the current from 1 ampere to 2 ampere, what will happen to the resistance, everything else remaining constant, ठीक है। अगर और सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब अगर मुझे वोल्टेज कांस्टेंट रखनी है, मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है एंड करंट मैंने डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, याद रखना। ओके, ओके, कर लिया सबने जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं. It's obvious that resistor is inversely proportional to current through a resistor is inversely proportional to the resistance. Resistor कोई भी ऐसी चीज है जो resistance carry करती है. Everything technically can be called a resistor. Resistor हम किसी भी चीज को बुला सकते हैं कि हर चीज के पास थोड़ा resistance होता ही है. Be it a tube light, be it AC, everything has a little bit of resistance. So everything can be called a resistor. It simply means कि कोई भी instrument की बात कर रहे हैं. Okay. If the resistance is doubled, then the current get halves. अभी हमने discuss करा. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing voltage source is called a variable resistant. तो हम जो इसकी बात कर रहे थे रेगुलेटर की, ठीक है, दिस इज अ रियोस्टाट वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो हम सबको हमारे घर पे 220 वोल्ट पावर सप्लाई मिलता है, सबको ही, मतलब अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट, कभी भी एग्जैक्टली 220 वोल्ट नहीं मिलता बिकॉज इट कैन डिफर. एंड इसीलिए हमारे पास एसी के स्टेबलाइजर्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वोल्टेज इज नेवर कांस्टेंट जो हमें सप्लाई में मिलती है, ठीक है. तो वो कांस्टेंट नहीं है तो उसकी फ्लक्चुएशन से प्रिवेंट करने के लिए स्टेबलाइजर होता है. एनीवेज बैक टू आवर टॉपिक. रेगुलेटर क्या करता है? वोल्ट तो 220 मिल रही है, वोल्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो वो क्या करता है? वो करंट को चेंज करता है जिससे हमारा फैन तेज या स्लो हो. कैसे चेंज करता है? रेजिस्टेंस चेंज करके. तो पुराने जमाने के अगर तुम रेगुलेटर्स देखते होंगे तो तुमने बहुत बड़े देखे होंगे. उसका सिंपल रीजन क्या होता था कि पहले स्मॉल रेजिस्टेंस जैसे डायोड्स की तरह नहीं मिलते थे, पहले वो लंबी, बहुत लंबी वायर यूज करते थे. तो वो एक इंस्ट्रूमेंट पे कंटिन्यूअसली कॉइल कर देते वायर को, ठीक है, एंड उस पर डिफरेंट लेवल्स लगाते थे. तो एग्जैक्टली क्या करते थे वो? बहुत लॉजिकल लगेगा तुम्हें. तो जितनी ज्यादा लंबी कंडक्टर होती है, अभी हम देखेंगे कि अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करता रहूं तो रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी. जितनी ज्यादा लेंथ है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. ऑब्वियस सी बात है. अगर बहुत दूर, अगर मैं पाइप, जो मेरी कनेक्टिंग पाइप थी, उसे बड़ा कर दूं और उसमें हिंड्रेंस थी, तो पानी को आने में और मुश्किल होगी. तो जितनी ज्यादा बड़ी कंडक्टर करूंगा उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी मुझे करंट को फ्लो करने में. तो वो क्या करते थे, यहाँ पे उन्होंने एक लगाया, एक वायर, दूसरी वायर, और इसमें मल्टीपल हाई रेजिस्टेंस की वायर लगा दी, ठीक है. अब इसमें क्या करा उसने? कुछ लेवल्स निकाल दिए, 1 2 3 4, जो आपके फैन पे 1 2 3 4 बने होते थे, ठीक है, एंड लास्टली 5, ठीक है. हो क्या रहा है कि करंट इससे आ रहा है, ठीक है, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी, ये ऐसे होगा 5 4 3 2 1, ठीक है. तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी? मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब उसे मिनिमम लेंथ ऑफ वायर कवर करना पड़ रहा है, एंड मिनिमम स्पीड कब होगी? जब उसे पूरा ही इतना ज्यादा रेजिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ रहा है. तो वो बस सिंपली ये करते थे, आप जिस भी रेगुलेटर पे जाओ वो उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे हमारा फैन स्लो चलता है. अब रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, उनकी वैल्यूज होती है, ठीक है. जैसे हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं ना, तो वो छोटे से पार्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है. पहले ऐसा नहीं होता, पहले वायर होती थी कॉइल्ड अप. इवन इफ यू गो टू योर होम टाउन और समटाइम देखना कि इतनी बड़ी सी रेगुलेटर होती है, ठीक है. एंड कभी इफ यू एवर गेट अ चांस, मतलब कभी वो खराब हो गई हो किसी के या फिर ओल्ड पड़ी हो, तो उसे खोल के देखना. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू ओपन, एंड उसमें आपको एक सिलेंडर मिलेगा जिसपे वायर कॉइल्ड अप होगी. दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बहुत एग्जैक्टली बता सकता हूँ. ट्राई इट समटाइम, वरना मैं कभी ले आऊंगा. रेगुलेटर करंट को कम करता है, रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, रेजिस्टेंस बढ़ा के करंट को कम करता है. रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है इसीलिए करंट कम हो रही है. वोल्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट एक्टिविटी बस ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट चीजों की डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है. डू रीड, गिव दिस अ रीड घर पे. आई डू नॉट थिंक इट इज दैट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं. हम इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे सर.
In the activity we observe that current is different for different components, क्योंकि different resistance होती है different components की, ठीक है. Certain components can offer easy path for the flow of current while others resist the flow, ठीक है. ये क्यों होता है? Because we know that the motion of electrons in an electric circuit constitutes the electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of atoms among which they move. Thus, the motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. Retarded meaning यहाँ पे वो reduce करी जाती है, de-accelerate करी जाती है. Retardation पढ़ी थी, याद होगी, तो उसकी speed slow करी जाती है. Thus the motion, okay, the component of a given size that offers low resistance is a good conductor. तो हमने जब good conductor लिखा था, उसमें हमें एक और चीज क्या इंक्लूड करनी है अब, कि a good conductor has low resistance, okay, and a conductor having some appreciable resistance is known as a resistor. तो अगर एक कंडक्टर के पास अच्छी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, तो उसे हम रेजिस्टर बुलाते हैं. इंसुलेटर रेजिस्टर नहीं बन सकता, बिकॉज इट्स लाइक restricting all the current. तो फिर करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ना उससे. करंट शुड फ्लो and it should restrict current. Okay. A component of identical size that offer higher resistance is a poor conductor, obviously. An insulator of the same size offer even higher resistance. तो highest resistance किसमें मिलेगी? Insulator, क्योंकि वो almost current को पास करने दे ही नहीं रहा है, ठीक है. Okay. समझ आया यहाँ तक सबको? तो हमने अभी क्या करा, ओम्स लॉ करा हमने, एंड देन हमने देखा कि क्या किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, नाउ विल बी डूइंग फैक्टर्स affecting resistance in a conductor. देन अगेन वो कुछ वायर्स ले आए, ठीक है. उन्होंने क्या करा, देखते हैं. एक सर्किट सबको दिख रहा है, तो मुझे सर्किट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सर्किट में उन्होंने दो एंड पॉइंट्स रखे, ठीक है, एंड इसकी जगह पे वो काफी सारे डिफरेंट वायर्स यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के. पहला जो नॉर्मल है, नेक्स्ट जो डबल लेंथ है उसकी, थर्ड जो डबल थिकनेस है, एंड फोर्थ देखते क्या है. सो हाँ, ये देखो, ट्वाइस द थिकनेस, लेंथ डबल, और तीसरी क्या चीज है, कॉपर वायर. अच्छा, कॉपर वायर, नाइक्रोम वायर, डिफरेंट वायर यूज कर दी, मटेरियल चेंज कर दिया, ठीक है. तो लास्ट वाला डिफरेंट वायर है और कुछ नहीं. सर वन क्या है? तो वन निक्रोम वायर, सेकंड नाइक्रोम वायर है बट डबल लेंथ है, ठीक है. थर्ड नाइक्रोम वायर है पर डबल थिकनेस है, एंड फोर्थ कॉपर वायर है ऑफ सेम थिकनेस एज नाइक्रोम वायर, ठीक है. ये चार चीजें उन्होंने ली, एंड उन्होंने अब वो क्या देखना चाह रहे हैं, देखो किस किस फैक्टर पे देख रहे हैं. वो देख रहे हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, देन वो देख रहे हैं थिकनेस ऑफ कंडक्टर, फॉर्मली जिसको हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरह, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड लास्टली उन्होंने क्या देखा, मटेरियल, क्योंकि कॉपर अलग है, निक्रोम अलग है. ओके, तो हमें जरूरत नहीं एक्टिविटी करने की, हम समझ गए एक्टिविटी में क्या करना चाह रहे हैं. तो इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, ठीक है. तो दिस इज, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल होती है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, हाफ हो जाती है. रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना, current. तो ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material is used in the circuit. मतलब करंट क्या हो रही है, करंट हाफ हो गई, एमीटर की रीडिंग हाफ हो गई जब मैंने लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल करा. मतलब कि लेंथ ऑफ कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है.
बट वी डू नॉट नीड टू नो अबाउट दिस बिकॉज हमें अभी हम किसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा? ऑब्वियसली अगर करंट हाफ हो गया है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करूं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बिकॉज जब मैंने लेंथ को डबल करा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, थिकनेस ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ओके, a change in ammeter reading is observed when the wire of different material of the same length is used. Okay, same material length is used. थिकनेस को भी उतना इजीली पास होगा करंट, क्या रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जानी चाहिए। हाँ, देखते हैं। The ammeter reading increased when a thicker wire of the same material and same length is used. तो ammeter reading चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई। ammeter रीडिंग बढ़ना मतलब करंट बढ़ गया है, ठीक है। करंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ है। तो जब मैं थिकनेस बढ़ाता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाता हूं। थिकनेस क्या होती है? अगर मैं पतली वायर लूंगा, क्रॉस सेक्शन मतलब किसी पॉइंट पे अगर मैं उसे काट दूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब किसी पॉइंट पे अगर मैं उसे काट दूं तो उसमें एक सर्कल दिखेगा, छोटा सर्कल। अगर मैं इसी की डबल कर दूं थिकनेस है ना, अब मैं इसके क्रॉस सेक्शन निकालू तो बड़ा सर्कल मिलेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकर वायर का ज्यादा होगा, है ना। तो थिकनेस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और हमें एक और बात पता चली कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब दोबारा वही कहानी करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, करेक्ट, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं दोनों चीजों को साथ में लिख रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं, जिसे हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये पी नहीं होता है, उसका सिंबल ये होता है, मतलब नीचे से भी पी जैसा लगता है बट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। पी जैसा लगता है, पी इज लाइक दिस, ठीक है। मैं नीचे से ये रो है, उल्टा नहीं, हाँ उल्टा नाइन बना लो। So this is रो। इसको क्या बोला हो गया आप? रो। I never got how to pronounce this, but okay. इसकी SI यूनिट भी ओम ही होती है, ठीक है। तो ओम बनाना इतना मेहनत का काम है ना। हाँ, this row is known as the resistivity, और इसके बाद हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये समझ आया सबको? ये कैसे है, ये तीनों चीजें, ये कैसे लिंक करा हमने, कैसे हमने दोबारा से, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल था तो हमने उसकी जगह एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोला, हमने उसे रो बोला हमने, एंड दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया, एंड एक और चीज जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, this depends on the material. Okay, पढ़ते हैं। तो resistance of a conductor depends on its length, its area of cross section, and the nature of its material. Precise measurements have shown that resistance of uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section. RS, यही हमने समझा अभी कैसे करा ये सारा। Okay, where rho is the constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material or conductor. अब इसको इसकी SI यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। SI यूनिट क्या है इसकी? रेजिस्टिविटी की इज अगेन ओम मीटर, ओम मीटर मतलब कितना रेजिस्टेंस पर मीटर, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. The metals and alloy have low resistivity in the range of, important, metals and alloys have low resistivity in the range of, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टर्स होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी कम ही होगी, कम है ना। दिस इज 10 to the power -8, ठीक है। क्या हाँ, मतलब डायरेक्टली वो है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन मटेरियल, तो जितनी कम रेजिस्टिविटी है उतना कम रेजिस्टेंस होगा,
Yes, sir. They are good conductor of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity in order 10 to the power 12 to 10 to the power 17. बहुत high. अच्छा ये देखो ये 10 to the power -8 है, मतलब ये 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी कम है. एंड ये कितनी है? दिस इज 10 to the power 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आई गॉट बोर्ड राइटिंग इट. इतनी ज्यादा है इसकी रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसीलिए. बट रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू मिलना का मतलब समझते हो? अगर रेजिस्टेंस मान लो अगर जीरो करंट फ्लो करता है किसी चीज से, हम इंसुलेटर किसको मानते थे? जिसमें जीरो करंट फ्लो करता है. हमने अभी क्या पढ़ा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. करेक्ट? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. अगर मैं R इज इक्वल्स टू V, करंट जीरो है, R की वैल्यू बताओ. इंफिनिटी. तो अगर इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू आने का मतलब है कि कभी ना कभी तो करंट पास करेगी. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच करंट यू आर पासिंग थ्रू इट. सोच के देखना, तभी तो वैल्यू है. वरना ये 10,000 भी कैसे ये क्या बोलते हैं, ये मिलियन बिलियन कैसे आता? सोच के देखो. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं. अभी कुछ मटेरियल्स की आपको दे रखा है. अच्छा ठीक है. टेबल 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. अच्छा, मतलब जो उसके जनरली constituent metal होते हैं उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है जो अलॉय बनता है उनसे. जनरली ऐसा होता है. अच्छा पॉइंट याद रख लेते हैं. Alloys do not oxidize burn readily at high temperatures. For this reason, they commonly used in electrical heating devices like electric iron toaster. Tungsten is used almost exclusively for filaments in electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used in electrical transmission lines. ठीक है, सबके यूज होते हैं, सबके रीजंस होते हैं. Now we know that they are good conductors. ग्रेफाइट की रेजिस्टिविटी क्या है? मेंशन है यहाँ पे. सर एक तो नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ऐसा डायमंड भी तो इंसुलेटर में आ रहा है. ठीक है, नाइस. Paper dry 10 to the power 12. Glass hard rubber. Paper is also bad insulator. ठीक है. ड्राई. You do not need to memorize these values. You can use these values for solving numerical problem. समझिए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. No need to remember these. सर ये आ सकता है इसमें से क्या? कांस्टेंट है क्या? Now let's do this question. 12.3 example. How much current? ये आ सकता है कि ये अलॉयज किसके होते हैं? कांस्टेंट किसका अलॉय है? कॉपर एंड निकल का. ये आ सकता है. हो सकता है. तो आइडिया अच्छा दिया. चलो ये क्वेश्चन करो. मैं इससे ज्यादा ऊपर नहीं करूंगा, सोल्यूशन लिख जाएगा. ऐसा आपके पास एनसीईआरटी है तो आप चीटिंग कर सकते हो. नहीं है. तो मैं तुम्हारी पेन की कसम. ऑल इन वन है. लो यार. हाँ, गुड. थियरी एनसीईआरटी नहीं है. सर जूम कर दो. हाउ मच करंट मिला. सर मैंने एसी के उस पे देखा था स्टेबलाइजर पे, जो वोल्टेज सप्लाई थी वो 240 से भी ऊपर चली गई थी. जाती है काफी बार. स्टेबलाइजर बनते ही इसलिए, एमसीबी बनते ही इसलिए, फ्यूज बनते ही इसलिए. पॉज कर देता हूँ. हमें कितना दे रखा है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रखा है. हमें रेजिस्टेंस 1200 ओम दे रखा है. ठीक है. हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक. अच्छा, आई हमें पता है इक्वल्स टू वी. ये देखो कभी भी कंफ्यूज हो ना, सिंपली सबसे पहले वी इक्वल टू आई आर लिख दो, वो तो हमेशा याद रहेगा. देन उसके बाद अब सबकी वैल्यू डाल दो, निकाल लो. कुछ नहीं करना. इतना सिंगल इक्वेशन तो सॉल्व करनी सबको आती है. तो 220 इज इक्वल्स टू आई इंटू 1200. मतलब आई लिख दो, इसको कंफ्यूज ना हो. आई इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 1200. तो दिस इज 22 by 120. दिस विल कम आउट टू बी
0.1 11 by एम्पियर। 60 कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस वाज द ए पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट इज V 220 volt R is equals to 100 ohm. You have to calculate again current P equal to IR. So V, which is 220, is equals to I into R 100. ठीक है, तो I कितना आ गया 220 by 100 और 2.2 एम्पियर लिखना बहुत जरूरी है। अगला वाला ट्राई कर लो अब। एक सेकंड। हाँ 120 वोल्ट एंड करो। ओके लिख ले ढंग से। लिखा ही नहीं, तभी कह रहा हूँ लिख ले, पता है मुझे। अब तुझे आईआईटी फाउंडेशन के क्वेश्चन दूंगा, रेजिस्टेंस सिस्टम और रेजिस्टर्स के। अरे सर बड़े प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, मजा आता है। मजा। ओ हाँ डायमंड बना होता है, डायमंड बना देते हैं, बीच में एक लगा देते हैं। कितनी देर का एक देखा था मैंने, एंगल्स भी यूज कर रहे थे उसमें, पता नहीं क्यों। आई नेवर गॉट इट, दैट वाज आई गेस इन 11th क्लास। कौन सा सिस्टम रेजिस्टर्स पे यू विल एक्सपैंड योर नॉलेज फर्दर इन योर क्लासेस। डन मैंने कैलकुलेट करके किया। गुड। व्हाट्सएप भी करो, इतना मुश्किल है नहीं है, देखूंगा मैं तुम्हारी कॉपी में आके। सर अभी हाँ सबकी देखेंगे। सर अभी रुको, मेरे पेंटिंग खत्म हो गई। मैं जब लिखने बैठा तभी खत्म हो गई। यस सर हो गया। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. 12.4. Potential difference कितना दे रखा है? Potential difference is equals to 60 volt. Okay, it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? पहले तो R निकाल लेते हैं। R क्या होता है? V upon I. Okay, so this is equals to 60 upon 4. कितना आया? This is 15 ohm. 15 ohm आ गया। अब रेजिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं। तो मान लो अब मैं इसे V1 लिख देता हूँ, ठीक है, I1 E1 I1, R तो सेम रहेगी, तो V2 लिखते हैं। V2 कितना हुआ? V2 is 120 वोल्ट, ठीक है। तो अब मुझे I2 निकालना है, तो I is equals to V upon R, ठीक है। तो I2 कितना आएगा? V which is 120 divided by R 15, कितना आया? 8 एम्पियर। बस the current through heater becomes 8 ampere. सर डबल करना था, क्या कुछ भी नहीं था। अगर वोल्ट ये देखो क्या करे, डबल क्या हो गया? अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सेम रिलेशन होता है, तो 4 ये 8 हो जाएगा। सर वो मैंने सोचा था, ठीक है। 12.4 देन 12.5 करो जल्दी से। ये रेजिस्टर ठीक है। 12.5 resistance of metal wire is 1 meter, 1 meter लेंथ दे रखी है, and 26 ohm
ठीक है, तो लेंथ दे रखी है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 26 हो 20 डिग्री सेल्सियस पे। आई डोंट थिंक ये चेंज होगा। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, तो डायमीटर दे रखी है वायर की कितनी, 0.3 मिलीमीटर। ओके, तो 0.3 मिलीमीटर है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.00, अच्छा 0.3 मीटर कितना मीटर हुआ, 1 मिलीमीटर 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 millimeters. सॉरी 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। Yes, sir. तो 1 मिलीमीटर कितना आया, 1/10 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स, सॉरी 100 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1, 1 2 3 मीटर्स, करेक्ट। तो दिस इज 0.00, 2 जीरो है ना, और मुझे 3 शिफ्ट और करना है, तो 0.0003 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज 10 टू द पावर माइनस कितना बोलो, नहीं 3000 नहीं होगा, मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर को हम और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर्स में कितना है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर्स, कम होता है, ज्यादा बड़ा क्या है मीटर है, तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा मिलीमीटर को तो और छोटी हो जाएगी ना वैल्यू। एनीवेज ओ सॉरी मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर तो 10 हुआ, 1 10 ही तो होते हैं। अच्छा एनीवेज ये क्लियर है, तो अब आप वो निकालो, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है ना, तो कितना आएगा डायमीटर, डायमीटर आएगा पाई की वैल्यू दे रखी है ना, रेडियस, अच्छा रेडियस की जरूरत नहीं है, डायमीटर से निकाल दो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया, पाई डी स्क्वायर, d/2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है, एरिया निकाल रहे हैं ना, सर्कमफ्रेंस थोड़ी निकाल रहे हैं। तो पाई इंटू 0.0003/2 स्क्वायर, ठीक है। तो इन्होंने एरिया क्या ले रखा है, देखते हैं इन्होंने क्या निकाल रखा है, कैसे निकालना है ये बताओ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकाल ली, रेजिस्टिविटी निकाल लिया ना, तो रेजिस्टिविटी, अच्छा हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू P इंटू L बाय A, इन्होंने सिर्फ पाई डी स्क्वायर, ठीक है, P इंटू L बाय A, तो P अगर निकाला है तो R इंटू A बाय L इज इक्वल्स टू P, ठीक है यार, रो सॉरी रो, P नहीं रो, ठीक है। तो अब वैल्यू डालते हैं सबकी, बस R कितना है 26 इंटू A कितना है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ये क्या हुआ है? ये आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर डिवाइड बाय 1, ठीक है। सो दिस इज सिंपली 3 का आधा, 3 ये क्या है, ये है 3 इंटू, ये देखो ये क्या है, हाँ इंटू पाई भी है, सॉरी इंटू पाई, पाई r स्क्वायर इंटू पाई है, ठीक है। तो दिस इज 26 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है आपको, करो सर 183.8 into 10 to the power 183 point, हाँ नहीं सर 183 पॉइंट, 8 हाँ रुक जा, अब रुक जा, मुझे 1 डेसिमल पॉइंट तक ही चाहिए। तो दिस इज, अगर मैं अब इंटू कितना है 10 टू द पावर तेरा, 10 टू द पावर बता, -8 10 टू द पावर -8, मैं और 2 शिफ्ट ले देता हूँ, तो दिस इज 1.83 अप्रोक्सीमेट 4 इंटू 10 टू द पावर -11, नहीं सर माइनस, अच्छा 0 करना है, तो 8 2 शिफ्ट करे ना मैंने, हाँ ठीक है, तो -6, ठीक है। मतलब तुम्हें डिवाइड ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं सिखाता, दिस इज एग्जैक्ट डिवीजन जो आपको करना पड़ेगा, सर ये सही आंसर, ये आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है।
तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली थोड़ा आइडिया देता हूँ ऐसे 26 इंटू 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर बताओ, तो 2.25 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 183.8 बोल रहे हो आप। ठीक है, तो 183.8 इंटू 10⁻⁸, तो दिस इज 1.8। पक्का ही आ रहा है, चेक कर लेना वैसे एनी केस, डाउट है थोड़ा इस पे, कोई नहीं। ऐसे करना है, ऐसे कैलकुलेशन मुश्किल है इसकी, सिर्फ कॉन्सेप्ट तो सिंपल था। ठीक है, एंड प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ दिस 1.84 किसका है, देखो एक बार 20 डिग्री सेल्सियस पे। मैंगनीज, तो ये मटेरियल क्या हो सकता है, मैंगनीज। ठीक है, तो ये मटेरियल है, यही करने का आता हूँ। समझ आया सबको? कैलकुलेशन है इसमें, घर पे करना जरूर, तभी आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो पेपर में भी आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो प्लीज ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.6। A wire of a given material having length L and cross section A has a resistance of 4 ohm। ठीक है, तो रेजिस्टेंस दे रखी है हमें सिर्फ 4 ohm। Okay, what would be the resistance of another wire of same material having half L/2 and area of cross section 2/। अच्छा, इसमें फिक्स्ड क्या रहेगा, मटेरियल सेम है तो सेम मटेरियल में रो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो वो कांस्टेंट रहेगी, तो रो कांस्टेंट रखते हैं। अब पहले में रो की वैल्यू क्या थी, ठीक है, पहले में रो की वैल्यू थी, अच्छा रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू A, ठीक है, सॉरी L/A, P इंटू L/A। वाला आंसर सही है, सही है, ठीक है, ओके, तो P इंटू L/A, तो R1 इतना आ रहा है। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4 इज इक्वल्स टू P इंटू L/A। ठीक है, अच्छा अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, R2 की, जिसमें क्या है, रेजिस्टिविटी तो सेम है लेकिन लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया 2A हो गया, ट्वाइस हो गया, हाँ 2A हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी P इंटू L/2, नीचे चला गया 2 to 4A। ठीक है, अच्छा इस P इंटू L/A की वैल्यू क्या पता है हमें 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4, 1 आ गया, तो R2 इज 1 ohm। ठीक है, बस इतना ही सिंपल करना है, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। सर मेरे 2 नंबर का क्वेश्चन आया और मैं इसमें लास्ट में ओम लिखना भूल गए। आधे काट लूंगा, कोई भी टीचर आधे काटेगा। तेरे पेपर में देखा तो 1 काटूंगा, 2 ही काट लूं, कोई भूलने वाली बात है। 1 क्या होता है, अगर तुम कोई यूनिट भूल जाना तो इट्स वेरी, मतलब इतना इलॉजिकल बनाता है ना आंसर। मान लो तुमसे पूछे नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है, तब तो तुम 2 लिख के आ जाओ, समझ आता है। तुमसे पूछे कितना एरिया है, तुम 225 लिख के आ जाओ, क्या 25 घोड़े, 25 कार, क्या 25 मीटर लिखो ना, मतलब लॉजिक क्या बनता है। अनिशा कह रही है पढ़ लो ना क्वेश्चन में, लिखा तो है मीटर। यू डू नॉट रीड। ओके, तो अभी के लिए इतना ही है इसमें। अब इसके बाद हम सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। यू हैव अ 5 minutes ब्रेक। सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स पढ़ाओगे सर मैं तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स मतलब अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर है तो क्या होता है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखाऊंगा मैं, ये लाइंस लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ, और आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। इन सीरीज
पोटेंशियल डिफरेंस, सर ये हमें सबको लिखना है। हाँ बेटा आप नोट्स लिखवा कोई नहीं, दोबारा लिख ले, रिवाइज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश एंड करंट इज डैश, ओके। देन इन पैरेलल potential difference is dash and current is dash। हमें फिल क्या करना है इसमें, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होता है। अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट and current is distributed। अगर मैं पैरेलल में लगाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, पैरेलल का डायग्राम बनाता हूं, ये सीरीज है, ठीक है। पैरेलल का नीचे बना देते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन है, ओके। सो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है एंड करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड करंट इज कांस्टेंट, मतलब समझते हैं इसका, ओके। सो अगर रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू R1 R2 R3 है, और इसमें भी R1 R2 R3, ठीक है। अच्छा, जब मेरा पोटेंशियल जब एक सीरीज में कनेक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि सी देखो, इसमें सारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, कितने भी कंडक्टर, कितने भी रजिस्टर्स उसके बीच में, वो तो सेम ही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन करंट डिपेंड करता है इन तीनों पे। डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब I1 I2 I3 तीन करंट है, और टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द अदर हैंड इज V सिंपली। किस केस में, सीरीज के केस में। अब बात करते हैं पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में अब क्या हो रहा है, करंट 2 पॉइंट्स है, ठीक है, करंट 2 पॉइंट्स है। सर्किट में देखते हैं हम करंट, सीरीज में लगाते हैं, करंट तो कांस्टेंट है, तीनों में करंट तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, I इज कांस्टेंट, तो I ही रहेगा। लेकिन V1 V2 V3 तीन डिफरेंट है, एंड टोटल जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा कैसे, सम करके, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। क्लियर है सब? अच्छा, इसी चीज से हम देखते हैं, चलो अब हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। ये रिलेशनशिप मुझे पता है, एंड मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है, V, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे I1 है, इसके अराउंड सिर्फ बात करते हैं। यहाँ पे करंट I1 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, सेम ही रहेगा। यहाँ पे करंट I2 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यहाँ पे करंट I3 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं वही रिलेशनशिप लगाऊं, क्या लगाऊं मैं, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR अगर मैं लगाऊं रिलेशनशिप, ठीक है। और मैं रेजिस्टेंस टोटल है, V टोटल है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, I के साथ में लिख देता हूँ। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, करेक्ट है ना। तो I1 देखो, I1 I2 I3 तीन I1 I2 I3 है, I1 I2 I3 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ ऐसे कि अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, I चाहिए मुझे, दिस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू I1 विच इज I का I क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ पे V अपॉन R1, V तो सेम है, V तो चेंज नहीं होगा, तो V को V रहने देते हैं, प्लस I2 की जगह V अपॉन R2,
दूसरा रेजिस्टेंस प्लस I3 की जगह V अपॉन R3 एंड I को हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन R, करेक्ट। I को मैंने लिखा V अपॉन R, I1 को मैंने लिखा V अपॉन I1 क्योंकि V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में V है, बस करंट और रेजिस्टेंस डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं ढंग से तो दिस इज V अपॉन R इज इक्वल्स टू V, अगर मैं V कॉमन ले लूं इसमें से, अब दे देखो V कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तुमने उल्टा नहीं लिखवाया मुझे, मुझे भी वही लग रहा है सीरीज में तो तुमने मुझे यही उल्टा लिखवाया है गेस, तो चेक करो मैं पहले उल्टा लिखा होगा ना, सर फोड़ दूंगा कभी तेरा, बता रहा हूँ, तू नहीं बोला है, तेरे कहने पे लिखा है मैंने, didn't even think twice about it. Anyways, तो we often use सर मैंने निकाला था। इतने बेशरम हो, हम करे जा रहे हैं, इतना लिख दिया सर हमने। बताओ कुछ नहीं करना अब तुम्हें, बस नहीं हमें सब काटना पड़ेगा। मैंने पेंसिल से लिखा था। बड़े बेकार हो, ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए तुम पे, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं था।